Hello everyone, welcome to NT Net Economics. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे UPHESC का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 नवंबर को, उसके यहाँ पे करेक्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं. सो UPHESC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर दैट, जिन लर्नर्स ने मुझे अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं आप सभी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करती रहती हूँ. मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा अनअकैडमी पर प्लस कोर्स चल रहा है, जिसमें कि मैं आपको यूनिट नंबर 6 से लेके यूनिट नंबर 10 तक कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ. अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट. और इसके अलावा जिन लर्नर्स ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग भी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और फ्री स्पेशल क्लासेस में एनरोल करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए आप लोग यहाँ पे मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो. चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे क्या आंसर्स हो सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और कल हमारी स्पेशल क्लास भी है 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो सभी ने इस क्लास में भी ज़रूर से एनरोल करना है. इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एज यू ऑल नो कि जो वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाला है. तो जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा वो सभी लर्नर्स जो कि नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी इस स्पेशल क्लास में ज़रूर से एनरोल कीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डेबिट एंट्री है? इनमें से कौन सी डेबिट एंट्री है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में? तो देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड. अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दे रही है, कोई डोनेशन दे रही है, कोई गिफ्ट दे रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे आउटफ्लो हो जाएगा फॉरेन करेंसी का. डी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेन सिक्योरिटी गार्ड इंटरनेशनल ट्रेड का इनमें से कौन सा है? मेन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेक श्योर करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें कोई भी बैरियर्स ना हो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की यहाँ पे हमें शेप क्या देखने को मिलेगी? देखिए कि डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स. सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद इंडिया में जो वैल्यू एडेड मेथड है उसको यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, पर्टिकुलरली कौन कौन से सेक्टर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर दोनों में इसको यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से साल में जो मेजर करेंसी थी पूरे वर्ल्ड की वो फ्लोट होना शुरू हो गई थी एक दूसरे के अगेंस्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, 1973, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम जो यहाँ पे करेंसी थी वो फ्लोट होना शुरू हो गई थी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंडिया में? मेन ऑब्जेक्टिव है फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे मेक श्योर करना. सी इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कैपिटल फॉर्मेशन का इंडिया में कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज हाउस होल्ड सेविंग्स. डी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसको कि 2014 में शुरू किया गया था, तो इसका एम क्या है? तो देखिए, इसका एम है ये तीनों के तीनों ऑप्शन, यानी कि फैसिलिटेट करना इन्वेस्टमेंट को, इनोवेशन को, स्किल डेवलपमेंट को इन्हेंस करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्हेंस करना. तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए? तो देखिए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन देना पुअर्स को, प्रोवाइड करवाना इंश्योरेंस कवर, हर एक रूरल पुअर को स्प्रेड करना फाइनेंशियल लिटरेसी. तो ये तीनों की तीनों ऑप्शंस हैं. डी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी आइटम नहीं है सोशल सिक्योरिटी की? तो देखिए, सोशल सिक्योरिटी की आइटम नहीं है यहाँ पे वेजेस. ए इज द करेक्ट आंसर. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो बीटा 2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा जो बीटा 2 है उसकी वैल्यू होती है 3. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. इनमें से कौन से कंपोनेंट को
विच ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज कैन बी फॉरकास्ट मोस्ट अकॉर्डिंगली, मोस्ट एक्यूरेटली। तो इनमें से किसको हम लोग मोस्ट एक्यूरेटली फॉरकास्ट कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकुलर ट्रेंड को यहाँ पे हम लोग जो है फॉरकास्ट कर सकते हैं मोस्ट एक्यूरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर आपको Q1 की वैल्यू गिवन है 27, क्वार्टाइल डेविएशन आपको गिवन है 17, तो Q3 की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? सो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1/2। सो वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 61। तो 61 इज़ दी करेक्ट आंसर। सो Q3 माइनस यहाँ पे Q1 आपको गिवन है 27/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 आ जाएगा। उसके बाद Q3 माइनस 27, सो ये जो 27 है दूसरी ओर जाके हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो है 61। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है, कौन सा सोर्स नहीं है वाइटल स्टैटिस्टिक का इंडिया में? तो वाइटल स्टैटिस्टिक का यहाँ पे जो सोर्स नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक सेंसस। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस होता तो ये भी सोर्स जो था वो है वाइटल स्टैटिस्टिक का, बट क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको दिया इकोनॉमिक सेंसस, सो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट कब होगा? तो देखिए कि हमारा आर और जो प्रोबेबल एरर है उनके बीच सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कब पाया जाएगा? जब हमारा आर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज़्यादा होगा, 6 टाइम ज़्यादा होगा प्रोबेबल एरर से। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर आर जो है वो कम है प्रोबेबल एरर से तो ये फिर इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, बी इज द करेक्ट आंसर। लॉरेंस कर्व, ये जो ग्राफिक मेथड है, लॉरेंस कर्व जो है वो ग्राफिक मेथड है किसको स्टडी करने का? तो देखिए यहाँ पे जो है डिस्पर्जन को स्टडी करने के लिए हम लोग लॉरेंस कर्व को यूज़ करते हैं, सो बी इज द करेक्ट। उसके बाद अनबैलेंस ग्रोथ को किसने पॉपुलराइज किया है? इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, हिर्शमैन। उसके बाद कौन सा डायमेंशन नहीं है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में? तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट डायमेंशन, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ जैसा कोई भी डायमेंशन नहीं होता, सो बी इज द करेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, यानी कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा? तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है हमें देखने को मिलेगी, बी इज द करेक्ट। डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है किसके बिना? डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है मार्केट के साइज़ को एक्सटेंड किए बिना, क्योंकि अगर मार्केट का साइज़ होगा, मार्केट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर कर पाएंगे, जो बंदा जिस काम में एफिशिएंट है उसको उसी काम में लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिमांड जनरेट होगी, एक सेक्टर की जो डिमांड है, एक इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको फुलफिल करेगी दूसरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ ग्रोथ। किसके मॉडल को हम लोग न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ ग्रोथ बोलते हैं? तो ए इज द करेक्ट आंसर, केन्स का मॉडल। शम्पीटर ने असाइन किया है रोल ऑफ इनोवेटर किसको? तो शम्पीटर ने यहाँ पे रोल दिया है इनोवेटर को। इनोवेटर का रोल किसको दिया है? एंटरप्रेन्योर्स को दिया है, तो बी इज द करेक्ट। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद माइड्रल, सो बी इज द करेक्ट। इनमें से किसको हम लोग टोकन करेंसी बोलते हैं? तो टोकन करेंसी यानी कि कैसी करेंसी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, यानी कि जितनी फेस वैल्यू उससे कम है इंट्रिंसिक वैल्यू। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, पेपर करेंसी इज इन करेक्ट आंसर। उसके बाद सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट किसके कंपोनेंट है? तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट में हम लोग जो पैसा रखवाते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, जब भी हमें ज़रूरत आन पड़ेगी हम लोग उसको निकलवा लेंगे। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, डिमांड डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन बैंकिंग मीन्स जब बैंक्स के द्वारा यहाँ पे लोन दिया जाएगा कौन से प्रोजेक्ट के लिए? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर। हाई पावर्ड मनी रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक रिजर्व और रिक्वायर्ड और एक्सेस रिजर्व, ए इज द करेक्ट। जब इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू एक समान हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, यानी कि जितनी की करेंसी है और जितनी उसकी फेस वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी।
रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को हम लोग यहाँ पे किस केस में अप्लाई करेंगे? तो देखिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि जब इन्फ्लेशन होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उस केस में हम लोग यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी है उसको यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्स के अनुसार, केन्स की थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के अनुसार वेलोसिटी कब इंक्रीज हो जाएगी? तो देखिए वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी? जब यहाँ पे मनी की जो सप्लाई फॉल हो जाएगी। तो डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है जिसको कि यूज़ किया जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को डिटरमिन करने के लिए इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फीमेल पर कैपिटा इनकम। सो फीमेल पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है जिसको कि यूज़ किया जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को IFPRI के द्वारा जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। डी इज़ ए करेक्ट। सोशल सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या आता है? तो सोशल सस्टेनेबिलिटी में जेंडर इक्वालिटी भी आता है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़, कल्चर, इसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो सभी के सभी यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है सोशल ओवरहेड की? तो सोशल ओवरहेड की यहाँ पे एग्जाम्पल है स्कूल। उसके बाद इनमें से कौन सा ठीक नहीं है प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताइएगा कि इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबरधन योजना का एम यहाँ पे क्या है? सो गोबरधन योजना में क्या होता है कि जो किसान है उनसे जो गोबर है उसको खरीदा जाता है, किसके लिए? बायोगैस को जनरेट करने के लिए। तो डी इज़ द करेक्ट। मॉडल लैंड लीजिंग बिल किसके द्वारा प्रपोज किए गए हैं इनमें से? तो नीति आयोग के द्वारा जो मॉडल लैंड लीजिंग बिल है उनको प्रपोज किया गया है। तो डी इज़ द करेक्ट। उसके बाद डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज रिलेटेड विद, तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे रिलेटेड है रियल इंटरनल डिसइकोनॉमीज के साथ। तो ए इसका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए कि इनकम इन्फीरियर गुड्स के केस में जो इनकम का इफेक्ट है इट विल बी पॉजिटिव। सो मेक इट करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है किस में रेलिवेंट है? तो देखिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें हमारे पास जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा रिलेटेड है? एंजल कर्व के साथ। तो एंजल कर्व के साथ यहाँ पे रिलेटेड इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसमें कि हमें पता चल जाता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो लोग अपनी इनकम का कम प्रपोर्शन फूड आइटम्स के ऊपर जो है वो खर्च करेंगे। इनमें से कौन सी जम्पशन नहीं है डिफरेंस कर्व की? तो देखिए वी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जम्पशन नहीं है। तो ए इज़ द करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल किसने दिया है? तो आप सभी को पता है कि बॉमूल के द्वारा सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल को प्रोपाउंड किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉसर शेप शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्टिगलर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अनुसार यहाँ पे हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कब होता है? शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसकी जो शेप है वो होती है कटोरे जैसी। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इनपुट आउटपुट टेक्निक का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सो एज यू ऑल नो लियोंटिफ ने दिया है। शिफ्ट इन एलन कर्व किसकी वजह से होंगे? तो जब यहाँ पे मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी वजह से यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिलेंगी। मनी डिमांड इक्वेशन ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ मनी डज नॉट कंटेन, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा जो दी गई उसमें यहाँ पे क्या नहीं आता? तो इनमें से द लेवल ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे जो है वो नहीं आता। डी इज द करेक्ट। उसके बाद जनरल एलन कर्व की, तो देखिए उन्होंने जनरल वर्ड यूज़ किया है। जनरल यानी कि सामान्य, तो जो हमारे पास सामान्य एलन कर्व होता है उसकी यहाँ पे शेप क्या होती है? उसकी यहाँ पे शेप होती है पॉजिटिव। सो बी इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद चेंज इन टैक्स रेट किसका टूल है? तो देखिए टैक्स रेट में होने वाले जो चेंजेस हैं वो फिस्कल पॉलिसी का टूल है। स्लोप क्या होती है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की, तो हमारा जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सिस। तो हमारा जो लॉन्ग रन यहाँ पे फिलिप्स कर्व है उसकी शेप यहाँ पे क्या होती है? वर्टिकल नैरो के ऊपर। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है फिस्कल पॉलिसी का? तो एज यू ऑल नो कि मनी की सप्लाई यहाँ पे जो है कोई कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किसमें इंक्लूड किया जाता है? सो HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसको जो इंक्लूड किया जाता है। तो बी इज करेक्ट।
हिक्स न्यूटन टेक्निकल प्रोग्रेस। सो बहुत बार हम लोगों ने इसको जो है वो डिस्कस किया है। बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग, यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से यहाँ पे लेबर की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कैपिटल की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेबर ऑगमेंटिंग किसने बोला है? लेबर ऑगमेंटिंग यहाँ पे बोला है हेरिड ने। और अगर यहाँ पे कैपिटल ऑगमेंटिंग की बात करें तो वो किसने बोला है? यहाँ पे सोलो ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? तो मेक इट करेक्ट, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्या देखते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो आउटपुट है, उसमें हमें क्या इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है, क्या उसका जो बेनिफिट है सभी लोगों को देखने को, सभी लोगों को मिल रहा है? क्या यहाँ पे जो गरीबी है वो कम हो रही है? जो इनइक्वालिटीज़ है इनकम की, क्या वो कम हो रही है? क्या यहाँ पे जो एजुकेशन है वो सभी को मिल रही है? तो क्या ये सारे वेलफेयर रिलेटेड आस्पेक्ट हम लोग किस में देखते हैं? यहाँ पे डेवलपमेंट में देखते हैं। तो इसका आप लोग ठीक कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, हेरिड का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या नहीं होता? सो एज यू ऑल नो कि यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ ग्रोथ नाम की कोई भी यहाँ पे ग्रोथ रेट उन्होंने नहीं ली। इनमें से कौन सा मॉडल ऐसा है जिसने एनालाइज किया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू द ओवरऑल ग्रोथ मॉडल? तो देखिए कि यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है कैल्डर का मॉडल। सो कैल्डर ऐसे पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो टेक्निकल प्रोग्रेस था उसको माना था एंडोजीनियस वेरिएबल, यानी कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ये भी हमारे हाथ में है, ये विद इन दी मॉडल डिसाइड होता है। तो इसको भी आप लोग करेक्ट कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनबैलेंस ग्रोथ जो स्ट्रैटेजी है उसको किसने प्रपाउंड किया है, किसने एडवोकेट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब। सो देखिए कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट लोन लेगी तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा। तो यही तो उन्होंने पूछा था कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब यहाँ पे सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, उसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है जीएसटी के लिए? तो ये आंसर आप लोग बताओगे बिकॉज इट्स डाउटफुल क्वेश्चन। तो एज पर मी इट शुड बी ए, बट आपके अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। उसके बाद कौन से इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे जो सुजेस्ट किया है कि एक्सपेंडिचर टैक्स इम्पोज करना चाहिए इंडिया में? तो कैल्डर ने यहाँ पे सुजेस्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, टैक्स बर्डन ऑन सेलर गिवन है, टैक्स बर्डन ऑन बायर गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि बर्डन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बर्डन किसके ऊपर आएगा। तो इनमें से कौन सा ठीक है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के लिए? तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो इसमें हम लोग जो डेट लेते हैं इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका फंक्शन है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन तीनों का फंक्शन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का भी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डिजायर टू होल्ड मनी, इन सभी का यहाँ पे जो है फंक्शन है। तो डी इज करेक्ट। टोबिन टैक्स कौन सा टैक्स है? टोबिन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि लगाया जाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस पर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। वेगनास हाइपोथेसिस जो है किसके साथ रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड विद पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम ऑफ पेमेंट। बट दिस ऑप्शन इज ऑल्सो डाउटफुल। लोअर पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सो इसमें उन्होंने कौन सी पेमेंट बोली? अब ये जो है वो ध्यान देने योग्य है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी। बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी तब पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर उन्होंने क्या दिया है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो जाना जाता है सॉफ्ट लोन विंडो के लिए? तो सॉफ्ट लोन विंडो एज यू ऑल नो की आईडीए जो है वो सॉफ्ट लोन देता है। तो सी इज द करेक्ट। टैरिफ पॉलिसी इज रिलेटेड विद, सो टैरिफ पॉलिसी रिलेटेड विद ऑल ऑफ दीज, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, तीनों की तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। इनमें से कौन सी जो थ्योरी है उसने सपोर्ट किया? इंटरनेशनल ट्रेड इज अ सब्सटीट्यूट फॉर मोबिलिटी
इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने UPHESC का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 नवंबर को, उसके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तब पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है। सो इन केस अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर जो मैंने बोला वो नहीं है, कोई और होना चाहिए, तो आप लोग अपने यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे जो आंसर आपको डाउटफुल लग रहा है और उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। सो आई होप कि ये जो सेशन है सभी को अच्छा लगा होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट नहीं किया उनको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो कल हमारी स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसमें कि हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। सो एज यू ऑल नो कि वेस्ट बंगाल सेट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, जनवरी में होगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में एग्ज़ाम है। तो जितने भी लर्नर्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा सभी लर्नर जो कि किसी और स्टेट के सेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आप भी इन क्लासेस में एनरोल कीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड। सो दिस इज़ माई कोड, अगर आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। इसके अलावा फ्री स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक करने के लिए आप लोग इस कोड को अप्लाई कर सकते हो।